जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेस्ट योरसेल्फ 7.4 की। तो जल्दी से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वाई आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टर्म्ड एज गुड कंडक्टर्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को गुड कंडक्टर्स क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स देखो, आपने किताब में पढ़ा होगा कि दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो ज़्यादा आयोनाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये दो हाइड्रोजन आयंस पैदा कर सकता है और सल्फेट आयन एज अ होल अपने साथ पैदा करेगा। सो आप लेट्स से दैट कि अगर आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने लेट्स से दैट वाटर है, डेफिनेटली बीकर में आपने वाटर ले लिया है और उसमें आपने एसिड डाल दिया है, तो आपको नज़र आएगा कि इसमें हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो होंगे, इसके अलावा सल्फेट आयंस होंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है प्रोड्यूसेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ आयंस, प्रोड्यूसेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ आयंस इन वाटर। तो ग्रेटर अमाउंट्स होने की वजह से लेट्स से दैट आपने जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। लेट्स से दैट ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और लेट्स से दैट ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो नहीं करेगा। इसके अंदर जो करंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो नहीं करेगा। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बल्कि आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो आप कह सकते हो करंट विल फ्लो ड्यू टू आयंस। तो अब अगर आयंस की वजह से करंट फ्लो करेगा तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये ज़्यादा आयंस बनाता है पानी में और ज़्यादा आयंस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ज़्यादा आयंस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरियर बन जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो ये फ्लो रहता है, राइट। और इस फ्लो की वजह से आप कहते हो कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एक अच्छे कंडक्टर भी होते हैं। सो स्टेटमेंट देख लेते हैं सवाल की। उसमें इज सेइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में। सो देयरफॉर दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस। सो दीज आयंस act as electricity, carrier of electricity. Greater the number of ions in a solution, greater will be the conduction. So hence electrolytes are good conductor of electricity, right? So let's move toward the next question. uh, do non electrolytes produce ions in solution? क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आयन सॉल्यूशन में? तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हमारे पास लेट्स से दैट हमारे पास ये शुगर है, राइट, व्हाट डू वी हैव? शुगर। शुगर बहुत सी किस्म की हो सकती है। लेट्स से ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको आता होगा C6H12O6। या सुक्रोज, सुक्रोज इज समथिंग लाइक C12H22O11। तो अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ कंपाउंड जो इसमें आयोनाइज नहीं होगा। सो ग्लूकोज आ जाएगा, लेकिन ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज ही रहेगा। और अगर सुक्रोज यानी चीनी जो आप घर में खाते हो, इट इज द फॉर्मूला ऑफ चीनी, और इसमें C12H22O11 इसमें होंगे पार्टिकल्स, इतने ज़्यादा एटम्स होंगे। So, लेकिन ये दोनों आयोनाइज नहीं होते हैं। सो यू कैन जस्ट से दैट दे डोंट आयोनाइज, दे डोंट आयोनाइज। अगर ये आयोनाइज नहीं होते हैं तो आप कह सकते हो कि ये आयोनाइज ना होने की बुनियाद पे बिजली को कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा भी दोगे, लेकिन यू कैन नेवर सी कि यहाँ पे अगर आपने कोई बल्ब लगाया है उससे कनेक्ट किया है तो बल्ब शाइन करेगा। इट विल नेवर शाइन बिकॉज देर इज नो आयंस फॉलोइंग, or there is nothing like good conductors, good conduction of electricity. So no good conduction of
electricity. So that will going to happen, right? So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे शुगर्स वगैरह हैं, तो शुगर्स वगैरह जो हैं दे नेवर गिव यू परमिशन कि उसमें से बिजली गुजर सके. So let's move towards the next question, question number 3. They're saying what is the difference between a strong electrolyte and a weak electrolyte? स्टूडेंट सिंपल सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पिछली वीडियो में मैंने आपको कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया. तो ये आपको आयंस नज़र आ रहे हैं, इनको पानी में डालोगे आप, इफ यू जस्ट प्लेस देम इन वाटर, यहाँ ब्रैकेट पे आप वाटर भी लिख सकते हो, अगर आप इनको वाटर में डाल दोगे तो व्हाट यू विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड को डालने से यू गेट समथिंग लाइक 2 हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फेट आयन. इसके अलावा सोडियम क्लोराइड को डाल देने से जो है यू विल गेट सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल देने से यू गेट सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन अगेन, सॉरी सोडियम क्लोराइड को डालने से यू गेट सोडियम आयन क्लोराइड आयन, राइट? सो व्हाट आई कैन जस्ट रियली से यू इन दिस एंड कि जो इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेस कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन प्रोड्यूस मोर आयंस are called strong electrolytes. For example, sodium chloride, sulfuric acid, HCl, sodium hydroxide, they are strong electrolyte, is good conductor of electricity. और जो strong electrolytes होते हैं ये good conductor होते हैं. जबकि हम weak में देखें तो ये हमारे पास एक acetic acid है. So students, जो acetic acid है, you can just say that कि यहाँ पे हमारे पास acetic acid एक weak electrolyte, right? You can just call it as a weak electrolyte. अच्छा, मैं कह रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है कि ये बहुत कम जो है पानी में आयनाइज होता है. जस्ट रियली थिंक कि आपके पास 1000 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, यू नो एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड. चले मैं आपको इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताता हूँ. सो दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. आप क्लास में दोस्तों को जाके बता सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इसको आप इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं, राइट? दैट्स अनदर नेम ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, राइट? और आप इसको एसिटिक एसिड और सिरका भी कह सकते हैं. आप सिरका आपने घरों में इस्तेमाल किया होगा. तो अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर देयर. अब इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये मीथल ग्रुप है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू कि ये हमारे पास मौजूद है एसिटिक एसिड. सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू हियर इज कि ये जो 1000 अगर आपके पास मॉलिक्यूल होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 आयनाइज होंगे. यानी इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसमें से ये एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास और उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 हैं. लेट्स से दैट ये आपके पास 1000 है, राइट? उसमें से 4 आपके पास H+ में कन्वर्ट होंगे और एसीटेट आयन में कन्वर्ट होंगे, राइट? दिस इज एसीटेट आयन, यू कॉल इट एज एसीटेट आयन. दैट इज व्हाट वी नो अबाउट दिस थिंग, राइट? और बाकी सब 996 एसिटिक एसिड ही रहेंगे, यानी इसमें से सिर्फ 4 आयनाइज हुए, राइट? तो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू कि अगर हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमारे पास बहुत सा सिरका डालोगे, राइट? तो थोड़े से ही हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे. तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि थोड़े से हाइड्रोजन आयंस थोड़ी सी बिजली कंडक्ट करेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे ना ये फिर. सो दैट जस्ट मेक एन आइडिया कि एसिटिक एसिड को आप पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन आयन निकल कर यू नो जस्ट रियली वेंट इनसाइड द वाटर, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा. यू कॉल इट एज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है? वो जो हाइड्रोजन आयन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, H+ और H2O. तो ये ज़रूरी नहीं था इसके ऊपर ब्रैकेट भी ये इसने किया, ब्रैकेट के ऊपर वाटर डाल दिया, तो इस तरह ही हो सकता था, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर थोड़ा सा. सो व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, द सब्सटेंसेस व्हिच आयनाइज अ स्मॉल एक्सटेंट in water and could not produce greater number of ions is called weak electrolytes. So these are a poor conductor of electricity. For example, acetic acid and calcium hydroxide. Okay, fine, let me just give you an idea of this thing as well. Calcium hydroxide भी है यहाँ पे. So calcium hydroxide. So let me use the black pen. So यहाँ पे क्या है? So calcium is going to be +2 and hydroxy is going to be -1 और ये 2 बनेंगे. So ये भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. इट्स अ बैड इलेक्ट्रोलाइट.
इसका एक और नाम बता देता हूँ मैं आपको, दैट इज स्लेक्ड लाइम. Slaked lime, right? Another name for this compound. So this is what we know, right? Weak electrolytes are not good. Strong electrolytes, they can ionize. I hope आपको equations भी आ जाएंगी. So let's move towards the next question. Students, in the next question they are asking about weak electrolytes and strong electrolytes. So this is the category they are just being showing. So let me just write it for you. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें से उसने हमसे पूछा है कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं और वीक कौन से हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस. ये कॉपर सल्फेट है, कार्बोनिक एसिड, स्लेक्ड लाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट. सो स्टूडेंट्स ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं ब्लैक से, दे आर कैटेगराइज्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? इनको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो. कॉपर सल्फेट और समथिंग लाइक HCl, राइट? और बल्कि ये भी वीक में आ जाएगा. सो HCl एंड कॉपर सल्फेट, ये थोड़े जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. कॉपर सल्फेट, राइट, लेट मी यूज ब्लू. कॉपर सल्फेट एंड HCl, राइट, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. जबकि मैं कैटेगराइज करूँगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, उसमें कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर है जी स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर है जी सिल्वर नाइट्रेट, राइट, सिल्वर नाइट्रेट. और इनको मैं कैटेगराइज करूंगा एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बहुत कम प्रोड्यूस करता है ये हाइड्रोजन आयन. सो दैट्स इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्लेक्ड लाइम भी जो है वो बहुत कम आयनाइज होता है पानी में जाके, so that is why it is also a weak electrolyte. और सिल्वर जो है that is also very you can just say that कि बहुत कम आयनाइज होता है. so यहाँ से कॉपर जो है, कॉपर ज़्यादा आयनाइज होता है. so सल्फेट आयंस भी काफ़ी निकलते हैं, यानी ये सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा आयनाइज होता है. दैट्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और इस तरह ही हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ज़्यादा आयनाइज होता है. सो दैट मेक्स एन आइडिया कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. बाकी आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ से, दिस इज अ स्टेटमेंट विद द, और यहाँ से आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं. सो दिस कुड बी द राइट, हेडिंग्स लगा सकते हैं आप ऐसे जो आप लिख सकते हैं. सो यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Students, he is asking in this question which forces drive non-spontaneous reactions to take place. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हैं वो कौन सी ताकतें उनको करवाती हैं? तो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल प्रेशर एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस. मैं आपको बुक से भी रेफरेंस दे देता हूँ. ये आप देख सकते हो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का बताया था. जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस वो हैं जो खुद नहीं हो सकती, जिनको एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होता है. और यू कैन जस्ट से दैट एक्सटर्नल एजेंट बहुत से हो सकते हैं एंड इट कुड बी समथिंग लाइक करंट की वजह से भी, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, दीज कुड बी द फोर्सेस. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है वी जस्ट रियली टॉक अबाउट द फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट. तो बिजली जो है वो रिएक्शन करवाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्लास लेते हैं और उसमें पानी लेते हैं और नमक डाल देते हैं, तो आपको पता है कोई रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन जब इसमें आप बिजली लगाते हैं तो याद रखें कि NaCl plus H2O goes to caustic soda which is sodium hydroxide plus क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो रिएक्शन हो जाता है. तो अगर बिजली ना लगाते तो शायद नमक और पानी एक सोल्यूशन की फॉर्म में ही रहते. लेकिन करंट लगा देने से क्या हुआ कि ये आपके पास 3 नए कंपाउंड्स बने. इन 2 कंपाउंड से 3 नए कंपाउंड निकले, यानी A प्लस B करंट लगा देने से C प्लस D प्लस E में कन्वर्ट हो गए. सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? सो नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शंस जो होते तो नहीं है, लेकिन आप उनको करवा लेते हैं बिजली लगाकर. और भी बहुत से हैं, आप मेरी वीडियोस को देखें, चैप्टर को मैंने समझाया हुआ है. So let's move towards the next question. Which type of chemical reaction takes place at electrolytic cell? Electrolytic cell के अंदर किस किस्म के reactions होते हैं? तो electrolysis takes place in electrolytic cell. It is non-spontaneous redox reactions. बहुत से
स्टूडेंट्स रिएक्शंस हैं जो बिजली की मदद से होते हैं, खुद ब खुद नहीं होते, सिवाय इस किताब में जो आपको उन्होंने दिया है डीनियल सेल का रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद होने वाला है। जैसे ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आप लोगों ने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बिजली की मदद से होता है, ठीक है। उसके अलावा सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट डीनियल सेल, राइट, दिस डीनियल सेल। He was Alessandro Volta, right? Volta was there. So ये डाउन सेल, डाउन ने बनाया था सेल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ही वाज देयर, नेल्सन सेल वाज देयर। ये सब बिजली इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस भी आपने पढ़ी इसमें, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ कर आए हो। मैं भी लेक्चर्स आपको दिए हैं इसके ऊपर, आप देखो वो लेक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बिजली लगाने से चलता है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू गाइस कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस यानी बिजली की मदद से टूटते हैं कुछ कंपाउंड्स, जिस तरह ये बिजली की मदद से टूटा और ये नई चीज़ें बनी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड? एनोड पे किस किस्म के रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर? तो ऑक्सीडेशन वगैरह होती है, इसकी डिटेल वीडियोज आप देखें। कोई एक सेल जो मैंने समझाया है आपको वो आप देख लो, तो इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। यू जस्ट नीड टू गो फॉर लेक्चर्स, थोड़ा सा एक दो लेक्चर्स ज़रूर लो अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें समझ में आए। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? एनोड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से लगा होता है, दैट्स व्हाई। So in the electrolysis of water towards which terminal hydrogen ions move? हाइड्रोजन आयंस ये देखें इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जिस टर्मिनल की तरफ जाते हैं, दैट इज़ बेसिकली कैथोड, राइट। कैथोड की तरफ जाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें और हाइड्रोजन गैस बन जाए। सो इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेयर इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड? ऑक्सीजन स्टूडेंट्स एनोड पे प्रोड्यूस होती है, याद रखिएगा। सो मैं आपको अभी वो सेल दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें आपको नज़र आ रहा है ये एनोड है, ये कैथोड है। और आप देख सकते हो कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन लिखी हुई है इन्होंने, और एनोड पे इन्होंने ऑक्सीजन लिखी हुई है। ऑक्सीजन कम पैदा हो रही है और हाइड्रोजन ज़्यादा, इसका रेशो जो है 1:2 है, यानी हाइड्रोजन दुगनी पैदा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। और इसकी वजह भी यही है कि हाइड्रोजन के फार्मूले में देखा जाए तो हाइड्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, दैट्स वाई ऐसा होता है। सो स्टूडेंट्स इफ यू जस्ट थिंक बिट मोर, आगे चलते हैं। टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल मूव द कैटाइंस, व्हाट डू दे डू देयर? कैटाइंस कहाँ जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं? तो कैटाइंस मूव टूवर्ड्स कैथोड। कैटाइंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। कैथोड चूँकि नेगेटिव होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम आयंस जो हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड, और क्लोराइड आयंस मूव करेंगे टूवर्ड्स द एनोड। ये एनाइंस कहलाएंगे, एनोड की तरफ जाने वाले। एनोड से एन और आयन का लफ्ज लिया जाएगा, और कैथोड से कैट और आयन का लफ्ज लिया जाएगा, तो कैट आयन कैथोड की तरफ जाने वाले, ठीक है। तो इससे मतलब लफ्ज में लिखा हुआ है कि कैथोड की तरफ जाने वाले, और इसके लफ्ज में लिखा हुआ है एनोड की तरफ जाने वाले। So if you just think bit more, how are the half cells of galvanic cells connected? What is the function of salt bridge? हाफ सेल्स आपको पता है सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हाफ सेल है, फर्स्ट हाफ सेल है, सेकंड हाफ सेल है, और ये दोनों सेल्स आपस में ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। सॉल्ट ब्रिज आयंस का बैलेंस रखती है, माइग्रेशन ऑफ आयंस करवाती है, यानी अगर इधर आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो इधर ले जाएगी, इधर ज़्यादा हो जाएंगे तो इधर ले जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी आयंस की माइग्रेशन का। ये मेरी वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने, तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पर पूरा लेक्चर ले लें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आखिर सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करती है और आयंस माइग्रेट कैसे करते हैं। सो व्हाट वी टॉकिंग हेयर, द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड। इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशंस को कहते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें सोल्यूशन जो होगा ना, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली। इसमें कॉपर सल्फेट का जो है वो सोल्यूशन है, इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। सो व्हाट दे आर टॉकिंग, द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर by salt bridge. So the two electrodes of galvanic cell are connected by a wire in the external circuit. और आपको बाहरी ये देखें वायर के साथ सर्किट में नज़र भी आ रहा है कि ये
दो इलेक्ट्रोड्स भी कनेक्ट हैं आपस में वायर से, और इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड है सॉल्ट ब्रिज से। इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, सॉल्ट ब्रिज से, जबकि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो वायर से कनेक्टेड है। ये बात भी काबिल गौर है। फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का? ये अमूमन बोर्ड में हर साल शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सो इट्स अ बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें वो क्या बता रहे हैं हमें कि फंक्शन क्या है, तो इट परफॉर्म टू फंक्शंस बेसिकली। इलेक्ट्रिकली कनेक्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल्स, बिजली के हिसाब से दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करना इसका काम है। इसके अलावा कीप द सोल्यूशन टू हाफ सेल्स न्यूट्रल, दोनों सोल्यूशंस को न्यूट्रल कैसे रखना है? बाय प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी माइग्रेशन ऑफ आयंस करके ये काम किया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस के बारे में बताएं जाके, ताकि वो भी इस बात से फ़ायदा उठाएं। और डिस्क्रिप्शन जो है आप देख सकते हैं, अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक्स दिए हुए हैं मैंने, वहाँ से अपनी कोई भी वीडियो आप ढूंढ लेते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप कोई भी वीडियो ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा।